दोस्तों, आज हम आपको नागिन के साथ बिस्तर पर सोने वाली औरत का वाकया सुनाने वाले हैं। औरत नागिन के साथ बिस्तर पर क्यों सोती थी और नागिन ने उस औरत के साथ क्या किया, आइए सुनते हैं। पुराने जमाने की बात है। वो जमाना जब इंसान ज्यादा सादा हुआ करते थे, मगर उनके दिलों में लालच और खुदगर्जी का झर आज की तरह ही फैला हुआ था। मुल्क के एक कोने में एक गांव बसा करता था, मीरपुर। छोटा सा गांव, लेकिन अपने अंदर अनगिनत कहानियां और उलझे रिश्ते समेटे हुए। मिट्टी की वो संकरी गलियां, पेड़ों की लंबी कतारें और गांव के बीचों बीच वो पुराना कुआं, जैसे बरसों से किसी बड़ी सच्चाई का राज अपने अंदर छुपाए बैठा हो। इसी गांव में रहता था अफसार बेग, 40 साल का एक मेहनती किसान। रंग थोड़ा सांवला, चेहरा धूप में तपकर और भी सख्त हो गया था। माथे पर हमेशा पसीने की बूंदें और हाथों पर मेहनत की लकीरें साफ दिखती थीं। अफसार की अपनी कोई जमीन नहीं थी। गांव के बड़े जमींदारों की जमीन पर वो हल चलाता, बीज बोता और उनकी फसल को सींचता। किसान की जिंदगी यूं तो बड़ी सादा होती है, लेकिन अफसार बेग की जिंदगी में सादगी के साथ साथ बहुत सारी मुश्किलें भी थीं। जितनी मेहनत वो करता, बदले में उतना ही थोड़ा मिलता। सुबह से लेकर शाम तक खेतों में जान तोड़ मेहनत करता, मगर जेब में चंद सिक्के ही आते। उन्हीं सिक्कों से घर चलता, कभी दाल, कभी सूखी रोटी और कभी कई कई रातें खाली पेट कट जाती। मगर अफसार का दिल बड़ा था। वो खुश रहता था और अपनी मेहनत को अपना समझता। मगर अफसार की बीवी शायना उसे बिल्कुल उलट थी। उम्र 35 बरस, मगर चेहरा वक्त से पहले बूढ़ा होने लगा था। शक्ल सूरत बुरी नहीं थी, मगर दिल में ऐसा लालच घर कर गया था कि हर वक्त किसी न किसी बात की शिकायत करती रहती। उसका लहजा हमेशा तल्ख रहता। शायना की शिकायतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ये कैसी जिंदगी है अफसार, देखो तो जरा। हमारे पास न अपना घर, न अपनी जमीन, न ढंग का कपड़ा। बच्चों को भी सही खाना मिलता नहीं। दूसरों की जूठन सा लगने वाला खाना खिलाती हूं मैं इन्हें। वो हर रोज अफसार के काम से लौटने पर इसी तरह की बातों से उसका दिल जलाती। अफसार एक ठंडी सांस लेकर कहता, अरे बीवी, सब्र करो। देखो, गरीब आदमी की यही तो दौलत है, सब्र और मेहनत। कल हमारा नहीं तो क्या, आज की रोटी तो मिल रही है। बच्चों को प्यार दो ताकि ये ठीक रहें। मगर शायना को चैन कहाँ। उसका दिल हमेशा और ज्यादा की चाह में डूबा रहता। वो कहती, प्यार से पेट नहीं भरता अफसार। कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे कुछ ज्यादा पैसा आए। देखो, गांव के दूसरे लोग कैसे कैसे काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। तुम तो बस खेतों में मिट्टी में लथपथ रहते हो। अफसार की आंखों में तकलीफ की हल्की सी परछाई आ जाती, मगर वो फिर भी कुछ नहीं कहता। बच्चों को गोद में उठाता, उनके सिर पर हाथ फेरता और अपने दिल को तसल्ली देता। उसके दोनों बेटे, बड़ा बेटा 6 साल का और छोटा बेटा 4 साल का, दोनों ही सीधी और अपनी ही दुनिया में खोए रहने वाले बच्चे थे। दोनों का रंग अपनी मां पर गया था। गोरा, नर्म मुलायम गाल और आंखों में सादगी की चमक। गांव की सुबह यूं तो बड़ी सुकून भरी होती, मगर अफसार के घर में सवेरे से ही शायना की शिकायती आवाजें गूंजती रहतीं। कभी रोटी कम होने पर, कभी कपड़े पुराने होने पर, कभी बच्चों की जरूरतों को लेकर। एक रोज सुबह जब अफसार अपने औजार उठाकर खेत की तरफ निकलने ही वाला था, शायना फिर से अपने शिकायती सुर में बोली, सुनो अफसार, खेत में अपना खून पसीना बहाकर क्या हासिल कर लोगे? 2 वक्त की रोटी। क्यों ना कुछ ऐसा काम करो जिससे हमारा भी घर भरे, हमारे भी बच्चे अच्छे कपड़े पहने, हमारा भी नाम हो। अफसार ने उसको समझाने की कोशिश की, शायना, हर काम अच्छा नहीं होता, हर पैसा अच्छा नहीं होता। जो कमाना है वो मेहनत से ही कमा लूंगा, लेकिन गलत पैसे की तरफ कभी नहीं देखूंगा। मगर शायना ने मुंह फेर लिया और बड़बड़ाती रही। दिन की धूप अब नरम पड़ने लगी थी। अफसार बेग खेतों में अपनी रोजमर्रा की मेहनत में लगा हुआ था। हाथों में हल और दिल में बच्चों के उजले कल की उम्मीद ली वो मिट्टी से रिश्ता निभा रहा था। उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरतीं और खेत की प्यासी जमीन उन्हें अपने अंदर समा लेती। जिंदगी की ये जद्दोजहद उसके लिए नई नहीं थी। हर दिन यूं ही खेत से घर और घर से खेत का सफर चलता था। घर पर शायना दोनों बेटों के साथ थी। हमेशा की तरह उसका दिल नाखुशी और लालच से भरा हुआ था।
बच्चों को रोटी के सूखे टुकड़े थमाकर वो दरवाजे पर बैठ गई थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, मगर खुद उसे नहीं मालूम था कि किसका। अचानक गांव की तंग गली से एक धीमी सी आवाज आती है, बीन की मीठी मगर डरावनी धुन। आवाज धीरे धीरे नजदीक आती गई। शायना ने माथे पर हाथ रखकर देखा। एक अजनबी सपेरा झोला लटकाए हाथ में बीन बजाता हुआ उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। सपेरा साधारण सा दिखने वाला आदमी था, चेहरा धूप में झुलसा हुआ, आंखों में अजीब सी चमक। उसकी बीन की धुन जैसे हवा में एक अजीब सी सनसनी घोल रही थी। बच्चों ने खिड़की से झांक कर सपेरे को देखा और डर के मारे अपनी मां की गोद में छुप गए। शायना गुस्से में दरवाजे की चौखट पर आई और तल्ख लहजे में बोली, तू यहां क्यों खड़ा बीन बजा रहा है? किससे पूछकर हमारे दरवाजे पर यह नौटंकी कर रहा है? सपेरा धीरे से बीन नीचे करता है और हंसते हुए कहता है, औरत, नाराज मत हो, मैं तो मुसाफिर आदमी हूं। सुना था तुम्हारे घर में एक बकरी है, बड़ी अच्छी बकरी, मीठा दूध देती है। सोचा एक प्याला दूध मांग लूं, सफर की थकान उतर जाएगी। शायना की आंखों में लालच और कड़वाहट की मिली जुली चमक उभर आती है। वो कहती है, हमारे घर की हालत देख रहा है, यहां खुद खाने को कुछ नहीं बचता और तू दूध मांगने चला आया। हमारी बकरी का सारा दूध तो बच्चे पी गए, अब तुझे कहां से दें? सपेरा कुछ लम्हे शायना को देखता रहा। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी नरमी और कहीं गहराई में छुपा गुस्सा था, मगर उसने अपने गुस्से को चेहरे पर नहीं आने दिया। वो बोला, अरे, तुम तो मुझसे भी ज्यादा गरीब लगती हो। आंखों में दर्द है, माथे पर शिकन है, अपने दुख तो सुनाओ, मुसाफिर का दिल हल्का हो जाएगा। शायना का दिल भर आता है, जैसे कोई उसकी दुखती रग पर हाथ रख देता है। वो बड़बड़ाती हुई बोलने लगती है, क्या बताऊं मुसाफिर भाई, ये जिंदगी तो जैसे कांटों भरी हो गई है। घर में गरीबी, बच्चों के तन पर कपड़े नहीं, मुंह में ढंग का निवाला नहीं। शौहर दिन भर खेतों में जान तोड़ता है, मगर हाथ में आता है तो बस 2 पैसे। उनसे न घर चलता है न दिल बहलता है। सपेरा गहरी सांस लेकर उसकी बातें सुनता रहा, फिर अपने पिटारे को जमीन पर रखता है। उसके हाथों की हरकतों में ठहराव था, मगर आंखों की चमक और भी गहरी होती जा रही थी। वो बोला, तुम्हारे हालात देखकर दिल पसीज गया। मैं तुम्हें एक चीज दूंगा, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, मगर शर्त यह है कि तुम इसे अपनी नीयत से पालना। शायना शक भरी नजरों से उसे देखती है और तंज कसते हुए कहती है, अगर ये इतनी कीमती चीज है तो पहले खुद क्यों नहीं रखते? क्यों किसी और को देने चले आए हो? सपेरा हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हम सपेरे लोग इससे फायदा नहीं उठा सकते, ये चीज हमारे बस की नहीं, मगर तुम चाहो तो अपने घर के हालात बदल सकती हो। शायना की आंखों में चमक आ जाती है। सपेरा अपना पिटारा खोलता है। अंदर से एक नागिन बाहर झांकती है, बड़ी, लंबी और गहरे काले रंग की। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे उसमें कोई बात छुपी हो। नागिन को देखकर शायना के दिल में हल्का सा डर भी पैदा होता है, मगर लालच उस डर पर भारी पड़ता है। सपेरा कहता है, इसे अपने घर में एक कोने में किसी बिल में छोड़ देना, रोज उसके लिए दूध रख देना। वक्त के साथ देखना, तुम्हारे घर में पैसे आने लगेंगे। शायना बिना कुछ सोचे समझे उस नागिन को लेने पर राजी हो जाती है। सपेरा पिटारा उसके हवाले करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, याद रखना, नियत का साफ होना जरूरी है। ये नागिन तुम्हारी दोस्त भी बन सकती है और दुश्मन भी। अब ये तुम्हारे हाथ में है। शायना नागिन को लेकर घर के पिछवाड़े जाती है। वहां एक कोने में थोड़ा सा गड्ढा खोदती है, जहां पहले से बना हुआ बिल सा था। नागिन को वहां छोड़ देती है और बिल के बाहर एक प्याले में दूध रख देती है। नागिन धीरे धीरे बिल में सरक जाती है। शाम ढलने लगी थी। अफसार बेग घर लौटा, थका मांदा, मगर चेहरे पर सुकून था कि उसने आज भी अपनी मेहनत का काम निभाया। शायना ने उसके सामने कुछ जाहिर नहीं किया। वो चुपचाप खाना परोसती रही, बच्चों को सुलाया और अफसार के पास बैठकर यूं दिखाया जैसे सब कुछ ठीक है। रात गहरी होती गई। हवाओं में अजीब सी खामोशी थी। बाहर पेड़ों की शाखें जैसे कुछ कह रही थीं, मगर घर के अंदर हर कोई बेसुध सोया पड़ा था। शायना के दिल में कहीं एक डर भी था और कहीं ये उम्मीद भी कि शायद कल से सब बदल जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसने अपने घर में जो दावत दी है वो सिर्फ पैसे की नहीं, किसी मुसीबत की भी हो सकती है।
अगली सुबह की पहली किरणें जैसे ही गांव की मिट्टी पर पड़ीं, अफसार बेग अपने रोज के दस्तूर पर चल पड़ा। हाथ में हल, दिल में उम्मीदें और आंखों में अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कल का सपना। खेतों की पगडंडियों पर चलते हुए वो अपने ख्यालों में गुम था। हर रोज की तरह वो सोचता, किसी तरह वक्त कट जाए, बच्चों का पेट भर जाए। यही तो एक गरीब बाप का सोचना होता है। उधर शायना के दिल में बेचैनी थी। जैसे ही अफसार बेग खेत की ओट में गुम हुआ, शायना ने तेजी से अपने दुपट्टे को सिर पर जमाया और लगभग दौड़ती हुई पिछवाड़े के उस कोने की तरफ गई जहां उसने नागिन को छोड़ा था। दिल की धड़कनें तेज थीं और आंखों में लालच की चमक। जैसे ही वो बिल के पास पहुंची, उसकी आंखें फैल गईं। बिल के बाहर की जमीन पर एक सुनहरा चमकता हुआ अंडा रखा हुआ था। सूरज की रोशनी उस अंडे पर पड़ रही थी और उसकी चमक जैसे शायना की आंखों को चौंधिया रही थी। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। सच, वो सपेरे ने जो कहा था वो सही था। नागिन ने तो सच में सोने का अंडा दे दिया। अगर ये रोज ऐसा ही अंडा देगी तो मेरी हालत बदल जाएगी। शायना ने जल्दी से वो अंडा उठाया, उसे अपने दुपट्टे में लपेटा और घर के अंदर चली गई। वो अंडा उसके लिए जैसे किसी खजाने से कम नहीं था। थोड़ी ही देर बाद वो गांव के बाजार की तरफ निकल पड़ी, आंखों में अजीब सी चमक और दिल में बेताबी लिए। बाजार पहुंचकर उसने सुनार की दुकान पर अंडा दिखाया। सुनार की आंखें भी चौंधियां गईं। वो बोला, ये तो खालिस सोना है, कहां से पाया इतनी कीमती चीज? शायना ने बहाना बनाया, किसी पुरखों की निशानी थी, अब घर की गरीबी ने बेचने पर मजबूर कर दिया। सुनार ने अच्छी कीमत देकर वो अंडा खरीद लिया। शायना के हाथ में अचानक इतने पैसे आ गए जितने उसने कभी ख्वाब में भी न सोचे थे। वो बाजार से तरह तरह का सामान खरीदने लगी। बच्चों के लिए नए कपड़े, घर के लिए बढ़िया खाने पीने का सामान, खुद के लिए नए गहने। जब शाम को अफसार बेग खेत से लौटा तो घर के अंदर की रौनक देखकर हैरान रह गया। नया सामान, बच्चों के नए कपड़े, खाने की खुशबू से महकता घर। वो कुछ लम्हे ठिठक कर देखता रहा, फिर शायना से पूछा, ये सब कहां से आया शायना? हमारे घर की हालत तो तू जानती है, ये अचानक इतनी चीजें कहां से आ गईं? शायना ने अपनी चालाकी से मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे, मैंने जो थोड़े थोड़े पैसे बचाए थे ना इतने बरसों में, वो अब काम आ गए। बच्चों के लिए कुछ लिया है। तू हर वक्त खेत में खपता है, सोचा तेरा भी दिल खुश कर दूं। अफसार बेग ने कुछ देर उसकी आंखों में देखा। दिल में शक तो हुआ, मगर शायना की बातों पर यकीन कर लिया। शायद सही कह रही हो, कभी तो ये भी बचा सकती है। रात को खाना पीना हुआ, बच्चे खुश थे। शायना के दिल में नागिन के लिए और लालच बढ़ता जा रहा था। वो सोचती रही, कल सुबह फिर देखूंगी, एक और अंडा मिलेगा तो और खरीदारी करूंगी। सुबह हुई, अफसार बेग फिर खेतों की ओर निकल गया। उसके कदम फिर वही मेहनत के रास्ते पर थे और शायना की नजरें फिर नागिन के बिल पर। वो दौड़ती हुई बिल के पास पहुंची, मगर इस बार वहां कुछ नहीं था, न कोई अंडा न कोई चमक। वो हैरान रह गई, ये क्या हुआ? कल तो अंडा रखा था, आज क्यों नहीं? उसने सोचा, शायद नागिन को दूध कम लगा होगा। उसने उस दिन और ज्यादा दूध का प्याला भरकर रखा और रात भर दिल में उम्मीद पाले रही, मगर अगले दिन भी वही नतीजा। बिल के बाहर कोई अंडा नहीं था। अब उसके दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। सपेरे की बातें, नागिन का पहला अंडा और अब ये खामोशी, सब कुछ जैसे उलझ कर रह गया। वो बार बार सोचती, क्या नागिन मुझसे नाराज हो गई या ये सिर्फ एक बार का खेल था? उसने तीसरे दिन भी दूध रखा। इस बार दूध में थोड़ा शहद मिलाकर रखा, ये सोचकर कि शायद नागिन को मीठा पसंद हो। मगर सुबह उठी तो बिल वैसे ही सूना पड़ा था, न कोई हरकत, न कोई अंडा। अब शायना की आंखों में डर और लालच का अजीब सा मिला जुला रंग उतर आया। वो सोचने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि नागिन को किसी बात का बुरा लग गया हो या सपेरे ने मेरे साथ कोई चाल चली हो। रात को सोते वक्त भी वो करवटें बदलती रही। अफसार बेग को उसकी बेचैनी का एहसास तो हुआ, मगर उसने कुछ पूछा नहीं। और शायना के दिल में नागिन का वो पहला अंडा और उसका न दोबारा अंडा देना जैसे एक नई साजिश की दस्तक दे रहे थे। अगले दिन की सुबह भी वैसी ही थी जैसे मीरपुर गांव की हर सुबह हुआ करती थी। सूरज की पहली किरणें मिट्टी की खुशबू में घुलकर हवाओं में एक नमी सी घोल रही थीं।
गांव की औरतें अपने अपने चूल्हों पर रोटियां सेंकने में लगी थीं। बच्चे नींद से उठकर आंगन में खेलना शुरू कर चुके थे और मर्द खेतों की तरफ जाने को तैयार हो रहे थे। अफसार बेग ने अपने पुराने झोले को कंधे पर डाला, हल उठाया और दरवाजे की चौखट पर खड़ा होकर एक नजर शायना पर डाली। वो उसे कुछ उदास सी लगी। उसका चेहरा सूझा हुआ था, आंखों में अजीब सी थकान और बेचैनी थी। अफसार ने प्यार से पूछा, शायना, सब खैरियत तो है? तुम इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? शायना ने जल्दी से सिर झुका लिया, जैसे कोई राज छुपा रही हो। फिर बोली, कुछ नहीं, रात को नींद नहीं आई थी, सिर भारी लग रहा है, बस तबीयत कुछ खराब सी लग रही है। अफसार ने उसके माथे पर हाथ रखा। न तो बुखार था, न और कोई बीमारी की निशानी। फिर भी वो बोला, अच्छा तुम आराम करो, मैं खेत से जल्दी लौट आने की कोशिश करूंगा, खुद का ख्याल रखना। और वो खेत की ओर चल पड़ा। उसके जाते ही शायना का चेहरा बदलने लगा। बेचैनी की जगह अब उम्मीद और लालच की लहर दौड़ने लगी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि शायना के कानों में फिर वही जानी पहचानी बीन की धुन गूंजी। दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। वो भागकर दरवाजे पर पहुंची। वहां वही सपेरा खड़ा था, वही बीन बजाता हुआ, वही गहरी आंखों से देखता हुआ। शायना ने जल्दी से इधर उधर देखा। गली सुनसान थी, किसी की नजर नहीं पड़ रही थी। उसने दबे लहजे में सपेरे से कहा, तू फिर आ गया? सुन, वो नागिन ने तो एक ही दिन अंडा दिया, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। ये सब क्या माजरा है? सपेरा ने बीन नीचे रखा, आंखों में गहराई से उसकी तरफ देखा और धीमे लहजे में बोला, ए औरत, अगर तू चाहती है कि नागिन रोज अंडा दे तो तुझे एक काम करना होगा। शायना की सांसें अटक गईं। वो जल्दी से बोली, कौन सा काम? सपेरा पास जाकर धीमे से बोला, तुझे रात में नागिन के साथ सोना होगा, तभी ये नागिन तेरे घर को पैसों से भर सकेगी। शायना के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या बक रहा है तू? वो नागिन कहीं मुझे डस न ले। अगर उसने डस लिया तो? सपेरा ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, अगर वो तुझे डसना चाहती तो पहले ही दिन डस चुकी होती। वो तेरा नुकसान नहीं करेगी। उसका डसना होता तो अब तक तू जिंदा ना होती। शायना ने उलझन में कहा, लेकिन घर में सब लोग होते हैं, ये कैसे मुमकिन होगा? सपेरा ने कंधे उचकाकर कहा, ये तो तुझे सोचना होगा। अगर लालच इतना ही बड़ा है तो कोई ना कोई रास्ता निकाल। इतना कहकर सपेरा बीन उठाता है और बीन की धीमी धुन बजाता हुआ गली के मोड़ पर चला जाता है। शाम हुई। अफसार बेग थका हारा घर लौटा। उसकी आंखों में फिर वही प्यार और परवाह थी। शायना इस बार खुश दिखने की कोशिश कर रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, जो तबीयत खराब थी अब ठीक हो गई है, तुम परेशान मत हो। अफसार बेग ने राहत की सांस ली, खाना खाया, बच्चों को प्यार किया और थकान से चूर होकर गहरी नींद में सो गया। उधर शायना की आंखों से नींद कोसों दूर थी। दिल में सपेरे की बातें, नागिन की छवि और सोने के अंडों की लालच, सब मिलकर उसे बेचैन किए जा रहे थे। रात का सन्नाटा गहरा हो चला था। चांद की हल्की रोशनी आंगन में उतर रही थी। शायना ने धीरे से अपने लिए आंगन में एक चारपाई बिछाई, जैसे गर्मी की रात में हवा खाने को लेटी हो। लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। जब यकीन हो गया कि अफसार और बच्चे गहरी नींद में डूब चुके हैं, वो उठी, चुपके से नागिन के बिल की ओर बढ़ी। बिल के बाहर नागिन आधा सिर बाहर निकाले बैठी थी। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। शायना ने पिटारा बिल के पास रखा। नागिन सरक कर उसमें आ गई। शायना ने पिटारे को उठा लिया और ले जाकर चारपाई पर रखा। पिटारा खोला और नागिन को धीरे से चारपाई पर छोड़ दिया, फिर खुद उसके पास लेट गई। रात भर वो नागिन के साथ उसी चारपाई पर लेटी रही। उसके दिल में डर भी था और लालच भी। नागिन भी जैसे पूरी रात बिना हरकत किए यूं ही पड़ी रही। सुबह की पहली किरणें पड़ीं। शायना की आंख खुली। उसने देखा, चारपाई पर नागिन तो अब भी पड़ी थी, मगर उसके पास एक सोने का अंडा चमक रहा था। लालच में डूबी शायना ने जल्दी से अंडा उठाया, नागिन को वापस पिटारे में डाला और बिल में छोड़ आई। फिर खुद चारपाई पर जाकर लेट गई, जैसे सारी रात वहीं सोई हो। अफसार बेग उठा, रोज की तरह खेत पर चला गया और शायना वो अंडा लेकर बाजार गई। सुनार से सोने की अशर्फियां लीं और घर लौट आई। अशर्फियां उसने घर के एक पुराने संदूक में छुपा दी।
अब ये सिलसिला रोज का बन गया। रात होती, शाइना नागिन को अपने पास ले आती, उसके साथ सोती और सुबह सोने का अंडा लेकर उसे बाजार बेच आती। अशर्फियां जमा होती जा रही थीं, लेकिन इस लालच की आग ने शाइना को कहां पहुंचा दिया था, ये वो खुद भी नहीं जान पाई। वो ये भूल चुकी थी कि लालच की ये डोर उसे और उसके घर को किस अंधे कुएं की तरफ खींच रही है। वक्त धीरे धीरे अपनी रफ्तार से चलता रहा। मीरपुर गांव की गलियों में सूरज रोज निकलता, खेतों में हल चलता और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल रहते। मगर अफसार बेग और शाइना के घर की हालत जैसे एक नई करवट ले चुकी थी। शाइना की आंखों में अब हर वक्त अजीब सी चमक रहती थी, वो चमक जो लालच से पैदा होती है। उसका दिल हर रोज नागिन के दिए सोने के अंडे की तरफ ही लगा रहता। और अफसार बेग, वो अब भी अपनी सादगी में जी रहा था, मगर उसके दिल के किसी कोने में शाइना की बढ़ती रौनक और उसके अजीब से सुकून पर शक की हल्की सी परछाई पड़ने लगी थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसका अंदाजा शाइना को नहीं था। अफसार बेग एक दोपहर घर में कुछ ढूंढ रहा था। शाइना अपने काम में लगी थी। अफसार को पुराने बर्तन, औजार और कुछ जरूरी चीजें चाहिए थीं। वो घर के कोनों को टटोलता टटोलता उस कोठरी तक जा पहुंचा जहां बरसों से पुराना सामान रखा जाता था। अंधेरे में आंखें संभाल कर देखने की कोशिश की तो एक बड़ा संदूक उसकी नजर में आ गया। संदूक पर धूल जमी हुई थी, मगर उसकी बनावट और बंद होने का अंदाज कुछ अजीब था, जैसे बरसों से खोला ही न गया हो या जैसे कोई इसे छुपाकर रखना चाहता हो। दिल में हल्की सी झिझक जागी। अफसार ने इधर उधर देखा और फिर दोनों हाथों से संदूक का ढक्कन उठाने लगा। ढक्कन भारी था, मगर जब खुला तो अफसार की आंखें हैरानी से फैल गईं। संदूक पूरा सोने की अशर्फियों से भरा हुआ था। हर अशर्फी चमक रही थी और अफसार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके दिल में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। ये सब कहां से आया? हमारी इतनी दौलत कब से हो गई? वो तेज कदमों से शाइना के पास पहुंचा। उसका चेहरा सख्त था, मगर आंखों में बेचैनी थी। उसने सीधा सवाल किया, शाइना, ये संदूक, ये सोने की अशर्फियां, ये सब कहां से आया? शाइना पहले तो घबरा गई, मगर फिर सोचा अब राज छुपाने का कोई फायदा नहीं। उसने धीरे धीरे सारी कहानी सुना दी। सपेरे का आना, नागिन का देना, नागिन के साथ सोना और सोने के अंडे का रोज मिलना। अफसार सुनता रहा। उसका दिल दहल उठा। उसकी बीवी नागिन के साथ सो रही थी और ये सब लालच की आग में हो रहा था। उसने गुस्से में कहा, शाइना, तुम इतनी अंधी हो गई हो लालच में कि एक नागिन के साथ सोने लगी हो? ये कैसी दौलत है जो इंसान की इज्जत को बेचकर हासिल की जा रही है? शाइना ने अपनी सफाई दी। अफसार, वो नागिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। बस एक प्याला दूध दे देते हैं और वो हमें सोने का अंडा देती है। हमने कौन सा किसी का माल खाया है? ये दौलत तो हमें अपनी मेहनत से मिली है। और खबरदार, जो किसी को इस बात का जिक्र भी किया, जैसा चल रहा है चलने दो। अफसार ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। वो बोला, ये दौलत हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये नागिन जब चाहेगी हमें निगल जाएगी। ये सपेरा भी किस मंशा से आया होगा? ये सब छोड़ दो शाइना। मगर शाइना पर अब कोई असर न हुआ। वो तो इस दौलत की चकाचौंध में अपनी सोच को खो चुकी थी। उसने उल्टा अफसार को ही समझा दिया, तुम अपनी गरीब सोच में ही खुश रहो। मैं तो अब फायदा उठाऊंगी, तुम बस अपना काम करो। अफसार बेग चुप हो गया, मगर उसके दिल में बेचैनी और डर घर कर गया। फिर भी वो रोज खेतों पर जाने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ ही महीनों में उन्होंने वो खेत खरीद लिए जिन पर अफसार उम्र भर मजदूरी करता रहा था। और शाइना ने गांव में सबसे बड़ा मकान बनवाना शुरू कर दिया। गांव वालों की नजरें अब उन पर टिकी रहने लगीं। गांव की गलियों में बातें फैलने लगीं, अरे ये अफसार बेग तो कल तक मजदूर था, अब कैसे इतना अमीर हो गया? इनके घर में रोज नए सामान आते हैं, कहां से आ रही है ये दौलत? जरूर कोई राज है, ये सब यूं ही नहीं हो सकता। मगर अफसार और शाइना ने किसी को कुछ न बताया। घर के दरवाजे बंद रहने लगे और लोगों की बातें बढ़ती गईं। उधर नागिन रोज सोने का अंडा देती रही। शाइना उन अंडों को बेचकर अशर्फियां जमा करती रहीं। संदूक अब छोटा पड़ने लगा था, मगर एक अजीब बात थी जिसे शाइना ने महसूस तो किया मगर नजरअंदाज कर दिया।
नागिन का जिस्म अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। पहले वो नागिन जितनी लंबी थी, अब उससे दोगुनी हो चुकी थी। उसका फन और चौड़ा हो गया था, आंखों की चमक और तेज हो गई थी। शायना ने मन ही मन सोचा, हमें इससे क्या मतलब, हमें तो बस अंडा चाहिए, वो दे रही है, बस। मगर वो ये नहीं जानती थी कि जिस नागिन को वो अपनी दौलत की कुंजी समझ रही थी, वही एक दिन उसकी बर्बादी की वजह बनने वाली थी। नागिन की बढ़ती कदकाठी किसी आने वाले तूफान की आहट दे रही थी। एक रात जब शायना नागिन के साथ सो रही थी, तो रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्ते भौंकते तो थे, मगर जैसे उनकी आवाज भी इस घर के आंगन तक आने से डरती थी। शायना की आंखें कब झपकीं, उसे खुद नहीं पता चला। अचानक उसे एक हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोलीं तो देखा, नागिन बिस्तर से उतर रही थी। उसकी हरकत में अजीब सी सधी हुई चालाकी थी। वो धीरे धीरे आंगन के उस कोने की तरफ बढ़ी जहां बकरी बंधी थी। शायना ने दिल थाम लिया। नागिन बकरी के पास पहुंची और एक झटके में उसका फन उठाया, बकरी की गर्दन पर वार किया। बकरी की आंखें फैल गईं, मगर वो चीख तक न सकी। बस कुछ लम्हों में बकरी की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। नागिन वहीं फन उठाए चुपचाप वापस आई और शायना के पास आकर फिर से चारपाई पर लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ शायना की आंख खुली। उसने देखा कि चारपाई पर सोने का अंडा रखा है। उसने जल्दी से अंडा उठाया, भीतर जाकर उसे छुपा दिया। फिर जब आंगन में आई तो देखा कि बकरी मरी पड़ी है। उसकी आंखें खुली थीं, बकरी के मुंह से झाग निकल रहे थे। उसका दिल कांप उठा, मगर डर और लालच की लड़ाई में फिर से लालच जीत गया। उसने अफसार को आवाज दी। अफसार भागा आया। बकरी को इस हाल में देखकर उसने इधर उधर के निशान देखे। उसने कहा, यह किसी जहरीली चीज का काम है, या तो किसी जानवर ने डसा है या कोई और मुसीबत आई है। अफसार का शक सीधा नागिन पर गया। उसने तल्ख लहजे में कहा, शायना, यह जरूर उसी नागिन का काम है। वो अब हमारे जानवरों की जान लेने लगी है। मैंने पहले ही कहा था कि यह दौलत की लालच हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। शायना ने नरमी से कहा, अच्छा, आज रात मैं खुद देखूंगी कि माजरा क्या है। रात हुई। चांदनी फिर बिखरी थी, मगर आज शायना की आंखों में नींद नहीं थी। वो नागिन के साथ लेटी, मगर इस बार आंखें बंद कर सिर्फ दिखावा कर रही थीं। दिल की धड़कनें तेज थीं। आधी रात के वक्त वही सरसराहट फिर हुई। नागिन चारपाई से उतरी, आंगन में घूमते हुए उस कोने की ओर बढ़ी जहां मुर्गी बंधी थी। शायना की सांसें अटक गईं। नागिन ने फिर वही किया। एक झटके में मुर्गी को डस लिया। मुर्गी तड़प कर खामोश हो गई। नागिन लौट आई और चारपाई पर फिर से लेट गई, जैसे कुछ किया ही ना हो। सुबह हुई। शायना ने मुर्गी को बाहर फेंकवा दिया। अफसार से कुछ न कहा। वो जानती थी वो गुस्से से पागल हो जाएगा, मगर उसके दिल में अब एक हल्की सी घबराहट जरूर पैदा हो गई थी। अगली रात फिर वही मंजर। नागिन आधी रात के वक्त उठी। इस बार वो गड्ढे के पास पहुंची। शायना ने अपनी धड़कनों को थामे देखा। नागिन ने गड्ढे को भी डस लिया। गधा भी वहीं अंजाम भुगत बैठा। नागिन लौटकर चारपाई पर लेट गई। सुबह को शायना ने अब और छुपाना मुनासिब नहीं समझा। उसने सारी बात अफसार को बता दी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, मगर लहजा वही था, लालच से भरा। हाँ, वो नागिन ही हमारे जानवरों को डस रही है, पहले बकरी, फिर मुर्गी और अब गधा। मगर सोचो अफसार, वो इंसानों को नहीं डसती, वरना अब तक मुझे डस लेती। और जो अंडा देती है, उससे तो हम कितने जानवर खरीद सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ जानवर चले भी जाएं? अफसार का गुस्सा अब उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वो गरज कर बोला, शायना, ये तुम्हारी लालच तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। आज जानवर मरे हैं, कल हम मरेंगे, और तुम कहती हो फर्क नहीं पड़ता। मगर शायना के कानों पर जूं तक न रेंगी। वो अब लालच की उस हद पर थी जहां उसकी सही गलत की समझ खत्म हो चुकी थी। अफसार ने बात को और न बढ़ाया। वो चुपचाप अपने खेतों में चला गया, मगर दिल में डर का एक बीज बो चुका था। रात फिर आई। हवाएं सर्द थीं। चांद जैसे अब जमीन पर उजाला बिखेर रहा था, और उस उजाले में एक घर था जहां लालच की आग धीरे धीरे अपने पर फैला रही थी। खैर, जैसे तैसे सुबह हुई। मीरपुर की गलियों में उस दिन की सुबह कुछ अजीब थी। हवा में नमी थी,
मगर वो ठंडक देने वाली नमी नहीं, जैसे किसी तूफान के आने की चुपचाप खबर दे रही हो। अफसार बेग रोज की तरह अपने खेतों की ओर निकल गया, मगर उसके दिल में रात की घटनाएं अब गहराई से बैठ चुकी थीं। उधर शायना आंगन में बैठी अपने ही ख्यालों में गुम थी। नागिन के दिए सोने के अंडे, घर की बढ़ती दौलत और गांव वालों की बातें, सब कुछ उसके दिल में एक अजीब सा घमंड और डर दोनों पैदा कर रहा था। तभी अचानक उसके दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। शायना उठी और दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़े हकीम साहब खड़े थे। लंबा कुर्ता, सफेद दाढ़ी, माथे पर झुर्रियां, मगर आंखों में एक गहराई, जैसे बरसों का तजुर्बा और सच्चाई उनके चेहरे पर झलक रही हो। कंधे पर एक पुराना सा झोला लटक रहा था। हकीम साहब ने नर्म लहजे में कहा, बेटी, सलामत रहो। मैं तुम्हारे दरवाजे पर इसलिए आया हूं क्योंकि तेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। मेरी बात ध्यान से सुन। शायना ने हैरानी से पूछा, कैसी साजिश? कौन करना चाहेगा मेरे साथ कोई साजिश? हकीम साहब ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी, मैं कल जंगल में जड़ी बूटी लेने गया था। वहां मैंने दो सपेरों की बातें सुनी। वो एक झाड़ी के पीछे बैठे आपस में फुसफुसा रहे थे। एक सपेरा दूसरे से कह रहा था कि उसने तुझसे बकरी का दूध मांगा था, मगर जब तूने मना कर दिया तो उसने तुझे बर्बाद करने की ठान ली। उसने ही तुझे वो नागिन दी है। वो नागिन पहले तेरे जानवरों को खाएगी, जैसे खा चुकी है, फिर तेरे बच्चों को निगल जाएगी, फिर तेरे शौहर को, और आखिर में तुझे भी। शायना के चेहरे का रंग उड़ने लगा, मगर उसने खुद को संभालते हुए पूछा, वो सपेरा ऐसा क्यों करना चाहेगा? मेरी उससे क्या दुश्मनी थी? हकीम साहब ने कहा, बेटी, वो बोल रहा था कि बकरी का दूध उसे सांपों के जहर के इलाज में और उन्हें पकड़ने में चाहिए था, मगर तेरे इनकार ने उसके दिल में नफरत भर दी। वो अपने साथी से कह रहा था कि अब वो तेरे घर को तबाह करके मानेगा। हकीम साहब ने आगे कहा, अब सुन, मैंने एक ऐसा जहर तैयार किया है जो उस नागिन का काम तमाम कर देगा। अगर तुझे अपनी और अपने घर वालों की जान प्यारी है तो मुझे अंदर आने दे। मैं नागिन को पकड़कर खत्म कर दूंगा। मगर शायना के दिल में शक और लालच दोनों एक साथ जाग उठे। वो तल्ख अंदाज में बोली, तू तो खुद कोई चालाक धोखेबाज लगता है। तू मुझसे नागिन छीनकर खुद सोने के अंडे लेना चाहता है। नागिन मेरे घर की दौलत बन चुकी है। मैं तुझे अंदर नहीं आने दूंगी। हकीम साहब की आंखों में हैरानी उतर आई। वो बोले, बेटी, मैं तो वो हकीम हूं जो लोगों से इलाज के पैसे तक नहीं लेता। वो सोने के अंडे मेरे किस काम के? मेरा तो काम ही ये है कि लोगों की जान बचाऊं। मैं पास की पहाड़ी पर रहता हूं। अगर कभी जरूरत महसूस हो, अगर कभी तुझे मेरी बात पर यकीन आ जाए तो मुझे याद कर लेना। मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर हकीम साहब मुड़ा और अपनी लाठी टेकता हुए गांव की गली से बाहर निकल गए। शायना कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही। उसके दिल में हकीम की बातों का असर तो हुआ, मगर लालच ने फिर उसे दबा दिया। वो मन ही मन बुदबुदाई, ये सब हमारे सोने के अंडों को हथियाने की चाल है। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। नागिन से हमें फायदा हो रहा है बस। वो अंदर आई और संदूक में रखी अशर्फियों को देखकर दिल बहलाने लगी, मगर उसे क्या पता था कि नागिन के फन अब और ऊंचे उठने लगे थे। शाम का वक्त था। सूरज की आखिरी किरणें मीरपुर की गलियों को अपनी नारंगी रोशनी से भर रही थीं। अफसार बेग थका मांदा अपने खेतों से लौटकर घर आया। उसका चेहरा धूल और पसीने से सना था, मगर दिल में अब एक अजीब सी खामोशी और बोझ बैठा था। वो बोझ जो पिछले कुछ दिनों की बेचैनियों और डर का नतीजा था। शायना चुपचाप बैठी थी, आंखें सूजी हुईं, चेहरा उतरा हुआ। उसने हिम्मत जुटाकर अफसार को हकीम साहब के आने और उनकी कही हर बात सुना दी। कैसे वो दरवाजे पर आए थे, कैसे उन्होंने नागिन की चालाकियों और सपेरे की साजिश का खुलासा किया था, और कैसे वो उसे समझाने की कोशिश कर गए थे। अफसार बेग सारी बातें गौर से सुनता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गहराई उतर आई, मगर उसने कोई जवाब न दिया। बस सिर हिलाया और अपने छोटे मोटे कामों में लग गया। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक हफ्ता बीत गया। इस एक हफ्ते में शायना हर रात नागिन के साथ उसी चारपाई पर सोती रही। हर सुबह जब सूरज की किरणें आंगन में उतरतीं तो नागिन के पास सोने का अंडा रखा मिलता। शायना उस अंडे को जल्दी से उठाकर अपने संदूक में रख देती। उसके दिल में फिर वही लालच हावी होता जा रहा था, मगर फिर वो रात आई
जो उनकी जिंदगी का भयानक मोड़ बन गई। उस रात भी शायना नागिन के साथ चारपाई पर लेटी थी। आधी रात का वक्त था। हवाएं सर्द थीं। पेड़ों की शाखें जैसे किसी अनजाने डर से कांप रही थीं। अचानक शायना की नींद खुली। उसने देखा, नागिन चारपाई से उतर चुकी थी। उसकी हरकतें अजीब सी थीं। वो सीधी उस कोने की ओर बढ़ रही थी जहां उसका छोटा बेटा गहरी नींद में सो रहा था। शायना का दिल धक धक करने लगा। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। वो चाह कर भी चीख नहीं सकी। उसके होंठ कांपने लगे, मगर आवाज जैसे गले में ही घुट कर रह गई। उसकी आंखों के सामने नागिन ने उसका बेटा दस लिया। शायना ने अपने होंठों पर हाथ रख लिया। उसका दिल चाह रहा था कि वो चीखे, मगर वो डर गई। अगर मैं चीखी तो ये नागिन कहीं मुझे भी न डस ले। वो पूरी रात सांस रोके, आंखों में आंसू लिए, बस लेटी रही। नागिन अपने काम से फारिग होकर लौट आई और चारपाई पर फिर उसी तरह लेट गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह हुई। अफसार उठा और बेटे की लाश देखकर जैसे पत्थर का हो गया। आंखें फैल गईं, दिल बैठ गया। उसने शायना को रोते देखा। वो फूट पड़ा। देख लिया शायना, ये लालच का अंजाम। मैंने तुझे कितनी बार मना किया, अब तेरा क्या दिल भरा? अब भी आंखें नहीं खुलीं? शायना सिसकती रही, मगर अब अफसार के सब्र का बांध टूट चुका था। अब ये नागिन नहीं बचेगी। अब चाहे जो हो जाए, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो दोनों नागिन के बिल के पास जा बैठे। घंटों इंतजार किया कि नागिन बाहर निकले, मगर नागिन जैसे बिल में ही गायब हो गई थी। न दिन में निकली न रात को। दिन बीतते गए, नागिन का कोई नामो निशान नहीं था। वो दोनों अब राहत महसूस करने लगे। शायद वो चली गई हो, शायद अब हमारी जिंदगी फिर से सुकून में हो जाए। 1 महीना गुजर गया। घर में अब सन्नाटा था, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, शायना के दिल में फिर वही पुराना लालच करवटें लेने लगा। अशरफियों का ढेर अब उसके लिए कम लगने लगा। एक दिन उसने अफसार से कहा, देखो, नागिन अब वापस नहीं आ रही। अब हमारे यहां सोने के अंडे भी नहीं आ रहे। अगर वो नागिन वापस आ जाए तो सोचो, हम और अमीर हो जाएंगे। क्यों ना फिर से उसे बुलाया जाए। अफसार का खून खौल उठा। वो दहाड़ कर बोला, तू कैसी औरत है शायना? तुझे अपने बेटे की मौत भी नहीं दिख रही। अब तू अपने दूसरे बेटे को भी मौत के मुंह में धकेलेगी क्या? तुझे लालच ने अंधा कर दिया है। अचानक अफसार के दिमाग में हकीम साहब की बातें और उनका चेहरा घूम गया। अब उनके पास जाना ही पड़ेगा। अफसार घर से निकल पड़ा। पहाड़ी की ओर बढ़ता गया, जहां लोग उन्हें पहाड़ी वाले हकीम बाबा कहते थे। रास्ते भर वो अपने दिल की हलचल को दबाता रहा। इधर शायना का दिल फिर से मचलने लगा। जैसे ही अफसार घर से निकला, शायना ने एक प्याले में दूध डाला, उसमें खुशबू मिलाई और नागिन के बिल के पास जाकर वो प्याला रख दिया। उसके चेहरे पर फिर वही लालच की चमक लौट आई थी। वो ये भूल चुकी थी कि वो किस कगार पर खड़ी हो चुकी है। उधर पहाड़ियों के पीछे सूरज डूब चुका था और मीरपुर की गलियां एक बार फिर खामोशियों में डूब गई थीं। मगर अफसार बेग के दिल की बेचैनी अब इस खामोशी से कहीं ज्यादा तेज थी। वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ उस पत्थरीले रास्ते पर चढ़ता जा रहा था जो पहाड़ी पर मौजूद हकीम बाबा के झोंपड़े तक जाता था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं, सांसें उखड़ी हुई थीं, मगर दिल में अब सिर्फ एक ही सोच थी, अपने घर को उस नागिन की तबाही से बचाना। आखिरकार वो हकीम बाबा के झोंपड़े तक पहुंचा। अंदर दिया टिमटिमा रहा था और बूढ़े हकीम साहब जड़ी बूटियों में मशगूल थे। अफसार बेग ने हांफते हुए कहा, हकीम साहब, मेरी मदद करो। वो नागिन पहले मेरी बकरी को खा गई, फिर मुर्गे को दस लिया, उसके बाद मेरे गधे को निगल लिया और अब मेरे बेटे को भी मार डाला। मेरी बीवी अब भी नहीं मानी। उसका दिल लालच से अंधा हो चुका है। बाबा, आप मेरे साथ चलो। हकीम साहब ने अफसार की बात सुनी। उनकी आंखों में गहरी उदासी थी, मगर अब उनका चेहरा सख्त हो चुका था। वो बोले, अभी भी वक्त है बेटा। अगर अब भी वो नागिन तेरे घर में जिंदा रही तो अगला शिकार तेरा दूसरा बेटा होगा। फिर तुझे डसेगी और आखिर में तेरी बीवी को भी निगल जाएगी। ये नागिन अब रुकेगी नहीं। अफसार ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, आप चलो मेरे साथ। आप जो दवा तैयार करके बैठे थे उसे भी साथ ले चलो। अब ये नागिन और नहीं बचेगी। हकीम बाबा ने अपनी लाठी उठाई।
झोले से एक छोटी शीशी निकाली। उसमें काले रंग का गाढ़ा सा रस था। वो बोले, चल बेटा, अब देर न कर। वो दोनों तेज कदमों से गांव की ओर लौट पड़े। रास्ते में अफसार के दिल की धड़कनें जैसे तेज से तेज होती जा रही थीं। उसकी आंखों में अपने मरे हुए बेटे की सूरत बार बार घूम रही थी। जब वो दोनों अफसार के घर पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर वो सन्न रह गए। आंगन में शायना बिल के बाहर बैठी थी। नागिन बिल से बाहर निकल आई थी और दूध का प्याला रखे वो बड़े इत्मीनान से दूध पी रही थी। शायना के हाथ में ताजा सोने का अंडा था। उसकी आंखों में वही लालच की चमक थी। जैसे ही शायना ने पीछे कदमों की आहट सुनी, वो मुड़ी। हकीम बाबा और अफसार को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। गुस्से में बोली, तुम ये बूढ़ा हकीम क्यों ले आए हो अफसार? ये हमारी नागिन को हमसे छीन लेगा। देखो देखो, ये देखो, इसने अभी अभी सोने का अंडा दिया है। हमारी मेहनत के अंडे हैं ये। इतने में नागिन हकीम बाबा को देखकर दूध छोड़ बिल में वापस सरक गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो खतरे की आहट पा चुकी थी। हकीम बाबा ने सख्त लहजे में कहा, ए औरत, अपनी आंखों से लालच की पट्टी हटाकर देख। ये नागिन अब तेरे घर में एक एक करके हर जानदार को दस रही है। वो तेरे घर को तबाह करने पर आमादा है। अफसार ने शायना से कहा, तू अब दूर हो जा, ये नागिन अब न बचेगी। बाबा, अब आप अपना काम करो, अब बहुत हो चुका। हकीम बाबा ने अपने झोले से वो शीशी निकाली। उसकी नोक पर बनी लकड़ी की पतली सी नली से उन्होंने नागिन के बिल के मुंह पर वो जहरीला द्रव टपकाना शुरू किया। द्रव की कुछ बूंदें जमीन पर गिरीं और मिट्टी जैसे सुलग उठीं। हकीम बाबा की आंखों में अब इरादों की कठोरता थी। वो बिल के चारों ओर दवा फैलाने लगे। अफसार ने झाड़ू और लकड़ियों से बिल का मुंह घेरना शुरू कर दिया ताकि नागिन बाहर निकलकर भाग न सके। आंगन की हवाओं में एक अजीब सी गंध फैलने लगी थी। पेड़ों की शाखें जैसे और सिहर उठी थीं। शायना अब कुछ नहीं बोल रही थी। उसके हाथ में पकड़ा अंडा कांपते हाथों से जमीन पर गिर पड़ा और टूटकर बिखर गया। अब सबकी नजरें उस बिल पर टिक गईं कि नागिन कब बाहर निकलेगी और उसकी तबाही का मंजर कब सामने आएगा। मीरपुर के उस घर का आंगन उस रात एक बार फिर खौफ और उम्मीद के बीच झूल रहा था। हवाओं में एक अजीब सी सनसनी फैली हुई थी। हकीम बाबा की आंखों में सख्ती थी और अफसार बेग की आंखों में बेचैनी। शायना की आंखें अब भी लालच और पछतावे के बीच झूल रही थीं। हकीम बाबा ने अपने झोले से एक पुरानी अजीब सी शीशी निकाली। शीशी का रंग भी वैसा ही गाढ़ा था जैसे उसके अंदर की दवा। वो दवा किसी आम जड़ी बूटी का अर्क नहीं लगती थी, बल्कि उसमें सालों का तजुर्बा, मेहनत और किसी पुराने खौफ की दवा छुपी थी। हकीम बाबा ने वो दवा बिल के मुंह पर चारों ओर लगा दी। उसकी तेज गंध हवा में फैल गई। फिर उन्होंने अपने झोले से एक और बोतल निकाली। उसमें नीले रंग का पानी था। वो पानी जैसे ही बिल में डाला गया, अंदर से सरसराहट की आवाजें आने लगीं। मिट्टी हिलने लगी। अचानक नागिन बिल से बाहर निकली। वो फड़फड़ा रही थी। उसका फन पहले से कहीं ज्यादा चौड़ा हो चुका था। आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। मगर जैसे ही उसकी नजर उस प्याले पर पड़ी जिसमें हकीम बाबा ने दवा रखी थी, वो सीधे उसकी ओर लपकी। उसने उस दवा को पी लिया। चंद लम्हों में उसके जिस्म में बदलाव आने लगा। उसका लंबा चौड़ा जिस्म सिकुड़ने लगा। वो नागिन जो अब तक जानलेवा शक्ल में थी, धीरे धीरे उसी सूरत में लौटने लगी जैसी पहली बार शायना ने देखी थी। एक छोटी और कमजोर सी नागिन। शायना और अफसार ने ये मंजर देखा तो दोनों की सांसें थम गईं। मगर इससे पहले कि वो राहत की सांस लेते, दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। शायना ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने वहीं सपेरा खड़ा था। चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ, आंखें जैसे आग उगल रही थीं। वो बिना कुछ कहे घर के अंदर घुस आया। अंदर आते ही उसकी नजर हकीम बाबा पर पड़ी। वो गरज कर बोला, ए बूढ़े हकीम, तू क्यों इस औरत के घर को बचाना चाहता है? ये औरत लालची है, जाहिल है, इसकी नीयत खराब है, ये कभी नहीं सुधरने वाली। तू क्यों इसकी जिंदगी बचा रहा है? ये लोग मरने लायक हैं। फिर वो शायना की तरफ देखकर चिल्लाया, इस औरत ने मुझे बकरी का एक प्याला दूध नहीं दिया, इसलिए मैंने इसे अपनी नागिन दी थी, और ये बेवकूफ औरत लालच में अंधी हो गई। अब ये नागिन एक एक करके इसके घर वालों को खा जाएगी। इसका एक बेटा तो मर ही चुका है,
अब दूसरा भी मरेगा, फिर इसका शौहर मरेगा और आखिर में ये खुद मर जाएगी। यही इसका अंजाम है। हकीम बाबा ने सपेरे की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा, नहीं, ऐसा तू नहीं कर सकता। इंसान के घर को तबाह करना कोई बहादुरी नहीं। तेरे दिल में जो जहर है वो तुझ पर ही भारी पड़ेगा। अब ये नागिन बेकाबू नहीं रहेगी। ये घर तेरी साजिश से बच जाएगा। सपेरा हंस पड़ा, एक डरावनी हंसी जो आंगन की खामोशी को चीर गई। वो बोला, तू क्या समझता है बूढ़े? एक नागिन को मारकर तू मेरी साजिश खत्म कर देगा? ये औरत खुद अपने लालच से खुद को बर्बाद कर चुकी है। देख कैसे अब भी इसने सोने का अंडा हाथ में पकड़ रखा है। ये अंडा इसका और इसके घर का खात्मा करेगा। हकीम बाबा ने धीरे से कहा, अब ये नागिन तेरे काबू में नहीं रहेगी। ये जहर अब इसके अंदर अपना असर दिखा रहा है। देख ये कैसे कमजोर पड़ चुकी है। अब तू जा यहां से, वरना तुझे खुद इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तू नहीं जाता तो पहले तुझे मुझसे लड़ाई करना पड़ेगी। हकीम बाबा तो तैयार ही थे। मीरपुर की वो रात अब एक जंग का मैदान बन चुकी थी। एक तरफ इंसान की फितरत में छुपा लालच था और दूसरी तरफ सच्चाई की आवाज। आंगन में हवाएं थमी हुई थीं, जैसे खुद भी ये जंग देखना चाहती हों। अब हकीम बाबा और वो सपेरा आमने सामने थे। सपेरा अपने गुस्से और हार की झुंझलाहट से बौखलाया हुआ था। उसने अपनी पुरानी बीन निकाली और जोर जोर से बजाने लगा। बीन की आवाज जैसे जहर घोल रही थी हवा में। नागिन फिर से खुद को समेटने और संभालने लगी। उसकी आंखों में फिर से वही खूनख्वारी झलक रही थी। मगर हकीम बाबा अब चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपने झोले से एक मुट्ठी पाउडर जैसा जहरीला पदार्थ निकाला। वो सालों के तजुर्बे से तैयार किया गया एक ऐसा जहरीला मादा था जो नागों और उनके पालने वालों के लिए मौत का पैगाम था। हकीम बाबा ने वो पाउडर झटके से सपेरे के चेहरे पर फेंक दिया। पाउडर की तेज महक और असर से सपेरा लड़खड़ाया। उसकी बीन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें फैल गईं, सांस रुकने लगी और वो बेहोश होकर वहीं आंगन की जमीन पर गिर पड़ा। चंद ही लम्हों में उसके शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया। सपेरा वहीं दम तोड़ चुका था। अब हकीम बाबा का रुख नागिन की तरफ था। नागिन जैसे ही फिर से बिल में घुसने को हुई, हकीम बाबा ने अपने झोले से वही नीले रंग का पानी निकालकर उस पर उंडेल दिया। नागिन का जिस्म तड़पने और फड़फड़ाने लगा। उसका फन गिरने लगा और वो जगह जगह से कांपने लगी। हकीम बाबा ने नरमी और हिकमत से उसे एक बड़े से मिट्टी के बर्तन में समेटकर बंद कर दिया। बर्तन के अंदर उन्होंने एक जली हुई लकड़ी से तैयार किया खास धुआं छोड़ा, एक ऐसा धुआं जो जहरीली नागिनों के लिए ही झर हो। बर्तन का ढक्कन कस कर बंद कर दिया गया। धुएं की वजह से बर्तन अंदर ही अंदर सुलगता रहा और कुछ देर में नागिन की फड़फड़ाहट भी थम गई। नागिन की मौत हो चुकी थी। चारों ओर अब सन्नाटा था। शायना की आंखें अब खुल चुकी थीं। वो कांपते हुए कदमों से हकीम बाबा के पास आई। आंसुओं से उसकी आंखें भीग चुकी थीं। उसने फूंट कर कहा, हकीम बाबा, आप न होते तो आज हमारा घर उजड़ चुका होता। आपने मेरी, मेरे शौहर और मेरे बेटे की जान बचाई। मैं उम्र भर आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। हकीम बाबा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, लालच हमेशा इंसान को डसता है। ये सपेरा भी अपनी नागिन की तरह ही जहरीली सोच रखता था। इंसान की बर्बादी का जहर उसका अपना लालच होता है। तूने देखा ना क्या क्या खोया तूने, मगर अब ये सब खत्म हुआ। फिर वो अपना झोला उठाकर बोले, अब मेरा काम यहां खत्म हुआ। मैं अपनी पहाड़ी पर लौटता हूं, जहां लोग मुझे बुलाते हैं पहाड़ी वाला हकीम बाबा। अगर कभी मेरी जरूरत हो तो याद करना। अफसार और शायना उन्हें जाते हुए देखते रहे। हकीम बाबा अपनी लाठी टेकते हुए पहाड़ी की ओर बढ़ गए। उस रात के बाद वो मियाँ बीवी अपनी छोटी सी दुनिया में जो भी उनके पास बचा था उसी में खुश रहने लगे। उन्होंने वो दौलत, वो लालच हमेशा के लिए छोड़ दिया और सादगी में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। गांव वाले भी इस हादसे की कहानी बरसों तक सुनाते रहे और शायना खुद हर औरत को ये सिखाती रही कि लालच का अंजाम क्या होता है। तो दोस्तों, इस तरह नागिन का खत्म हुआ और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।